बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया। चलिए बेटा, भौतिक विज्ञान 11 गति के नियम पार्ट 5 लेक्चर 5। ठीक है, आज बेटा हम गति का तृतीय नियम का व्याख्या करेंगे। पूरी तृतीय नियम पढ़ लेंगे आज, है ना। गति के नियम 3 है। पहला हमें मालूम ही है, जो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अगर कोई वस्तु स्थिर या विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या अगर एक सीधी रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दूसरा मैंने बताया कि भाई थोड़ा गणितीय है, जो बल की गणितीय व्याख्या करता है। अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें एक त्वरण पैदा होगा। अगर उस त्वरण का वस्तु के द्रव्यमान से गुणनफल कर दे तो बाह्य बल के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया। ठीक है, आज बच्चों हम तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम या न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर, हालांकि हम पहले भी हमने थोड़ा शॉर्ट में इसको मैंने बताया भी था कि भाई अगर किसी वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा है, अगर मैं किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करूं, वो वस्तु भी मेरे ऊपर उतना ही बल आरोपित करेगी। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक बल को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कह दूं तो क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। यही तृतीय नियम है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती है, परंतु यानी क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती है परंतु विपरीत दिशा में, और परंतु वे एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर होती है परंतु वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, यानी परिमाण में एक दूसरे के बराबर होती है परंतु वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पर एक टेबल ले ली हमने। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई बुक रख दी, एक किताब रख दी। यहां पर किताब का जो भार होगा वो कहां बल लगेगा, उस पर भार कहां वो कार्य करेगा, नीचे की ओर, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जो वस्तु का भार होगा, यानी वस्तु का भार W क्या है, वस्तु का या किताब का भार। वस्तु या किताब मैंने रख ली है यहां पर, तो वस्तु या किताब का भार कहां पर है, नीचे। ये भार बच्चों कहां लग रहा है, ये वस्तु इस टेबल पर लगा रही है, मेज के टॉप पर लगा रही है, नीचे की ओर। ठीक है, जो मेज होगी बेटा, मेज का जो टॉप होगा वो भी इस वस्तु पर इतना ही बल आरोपित करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। वस्तु का भार नीचे तो इसकी प्रतिक्रिया कहां पर होगी, ऊपर, जिसे मैं R लिख दूंगा। यानी एक तरीके से ये क्या हो गई, क्रिया, और ये क्या आ गई, इसकी प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पे बता सकता हूं कि भाई यहां जो तृतीय नियम है, अगर कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करती है, मान लो एक गेंद जो है दूसरी गेंद से टकराती है, एक गेंद आई दूसरी गेंद से ये टकरा गई, ये दूसरी गेंद है, पहली गेंद आके दूसरी से टकरा जाती है। ठीक है, तो बेटा पहली वस्तु जो है दूसरी पर बल आरोपित करेगी और दूसरी वस्तु भी पहली पर बल आरोपित करेगी। चाहे तो उसको दूसरी को मैं ऐसे कर दूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा,
ये बेटा पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर ये बल लगा रही है, ये बल लिख दिया मैंने F21। F21 का मतलब द्वितीय वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, किधर लग रहा है? सीधे हाथ की ओर। तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर इतना ही बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में। तो बल ये कार्य करेगा, ये हो गया F12। यानी F21 क्या है? यहां पर F21 क्या है? यानी पहली वस्तु दूसरी पर कितना बल आरोपित कर रही है। ठीक है, यानी दूसरी सेकंड वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, यानी दूसरी वस्तु पर कौन लगा रहा है बल? पहली वस्तु, इस दिशा में हो गया। तो F12 क्या हो गया? पहली वस्तु पर द्वितीय वस्तु द्वारा लगाया गया बल। तो ये दोनों बल कैसे हैं? दोनों बल परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत है। तो बेटा मैं इनको परिमाण में बराबर ऐसे लिखता हूं, F12 इसका परिमाण किसके बराबर? F21 के परिमाण के बराबर ऐसे लिख सकता हूं। दोनों के मान, दोनों की वैल्यूज बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं। तो वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है तो इनकी विपरीत दिशाएं भी मुझे इंगित करना होंगी। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखता हूं बेटा, F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर। मुझे माइनस चिपकाना पड़ेगा, यहां पे माइनस क्यों चिपकाना पड़ेगा? कि भाई दोनों के मान बराबर है लेकिन दिशाएं क्या है? विपरीत है। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर तृतीय नियम को इंगित कर सकता हूं, यहां बता सकता हूं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे क्या क्या ध्यान रखना है? नोट कि भाई कुछ खास बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, पहली, भाई ये कोई नियम नहीं है कि इसको मैं क्रिया बोलूं कि जो वस्तु का भार है वो क्रिया है और ये उसकी प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि एक ने क्रिया करी दूसरे ने प्रतिक्रिया कर दी, या वर्बली ओरली एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक ने कुछ बोल दिया, गलत शब्द बोल दिए तो दूसरे ने भी गलत शब्द बोल दिए, है ना? ये नहीं, ऐसे नहीं क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, वहां तो हम क्रिया और प्रतिक्रिया बोलेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया किसी को भी ले सकते हैं आप। ये भी प्रतिक्रिया मान सकता हूं मैं, ये क्रिया मान सकता हूं। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, कोई भी बल ले सकते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया किसी भी क्रिया व प्रतिक्रिया किसी भी बल को माना जा सकता है, किसी भी बल को मान सकते हैं भाई। ठीक है, और दूसरी खास बात ये ध्यान रखना, दूसरी खास बात ये ध्यान रखना, जैसे खास तौर से इस एग्जाम्पल में एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराई और टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो गई। एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो गई, दूर चली गई। जब ये क्रिया प्रतिक्रिया है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर है मान में लेकिन दिशा में विपरीत है, तो इसका मतलब नेट बल क्या हो जाना चाहिए? नेट बल शून्य हो जाना चाहिए। जब नेट बल शून्य हो गया तो फिर इसके अंदर मोशन क्यों आ रहा है, गति क्यों आ रही है? दो बॉलें तो टकरा के वहीं रुक जाना चाहिए, एक दूसरे से टकराने के बाद एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल दी। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, रॉकेट है, रॉकेट भी बेटा तृतीय नियम अभी लेंगे, उसको एलैबोरेट करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो रॉकेट की गति भी तृतीय नियम पर आधारित है। तृतीय नियम कह रहा है एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के विपरीत और बराबर है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं तो उनका नेट तो शून्य हो जाएगा। तो फिर रॉकेट में मूवमेंट कहां से आ रहा है? रॉकेट क्यों मूव करेगा? तो बेटा इसका आंसर ये ध्यान रखना है, जो हमारे विशेषता भी बन जाएगी, ये पर्टिकुलर नोट मैंने बना के लिख दी है। यानी विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं हैं? ये किसकी विशेषताएं हैं? न्यूटन के तृतीय नियम की विशेषताएं। ठीक है बेटा, जो क्रिया प्रतिक्रिया है अलग अलग वस्तु पर कार्य कर रहा है। क्रिया अलग वस्तु पर कार्य कर रही है,
यहां क्रिया मेज पर कार्य कर रही है। अगर बुक या कोई वस्तु मेज पर रखी है तो उसकी क्रिया कहां कार्य कर रही है? मेज पर। ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया इस वस्तु पर कार्य कर रही है। बेटा अगर मैं मान सकता हूं पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर एक्शन लगा रही है, ये क्रिया मान लिया मैंने, ये क्रिया कह दिया इस बल को। वैसे तो मैं किसी को भी कह सकता हूं, पहला नियम तो यही बता रहा है, पहली विशेषता तो यही बता रही है कि भाई ये क्रिया मान ली, इसकी प्रतिक्रिया ये हो गई, ये प्रतिक्रिया हो गई। तो बेटा क्रिया प्रतिक्रिया दोनों विभिन्न अलग अलग वस्तुओं पर है, क्रिया इस पर और प्रतिक्रिया इस पर। ठीक है, पूरे निकाय को मिलाकर क्रिया प्रतिक्रिया ये शून्य हो रहे हैं। लेकिन बेटा अगर मैं अलग अलग वस्तु की बात करूं, पहली वस्तु पर नेट बल शून्य नहीं है, उस पर तो क्रिया काम कर रही है, और दूसरी बल यानी एक पर प्रतिक्रिया काम कर रही है, एक पर क्रिया काम कर रही है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए मोशन पैदा हो जाता है। ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया व प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रही हैं। ठीक है, एक ही वस्तु पर नहीं है, एक ही वस्तु पर फिर तो मूवमेंट होता ही नहीं। तो क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। तो ये बच्चों को ध्यान रखना है इसके अंदर, जब भी हम इस लॉ को यूज करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो बेटा क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में एक दूसरे के बराबर परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल बतौर मैंने यहां पर उदाहरण स्वरूप जैसे यहां बता दिया, एक वस्तु को यहां रखा, क्रिया नीचे प्रतिक्रिया ऊपर। पहली वस्तु दूसरे से टकराती है, क्रिया लगाती है, उसको प्रतिक्रिया मिलती है। क्रिया से दूसरी वस्तु आगे चली गई और प्रतिक्रिया से पहली वस्तु पीछे चली। ठीक है, अगर इसे मुझे मैथमेटिकली इंगित करना हो F12 F21 को, तो F12 वेक्टर लगा के माइनस F21। ठीक है, बराबर साइन शो कर रहा है कि इनके परिमाण कैसे हैं, बराबर है, और माइनस साइन बता रहा है कि भाई इनकी दिशाएं विपरीत है। तो दो बातें ध्यान रखना बेटा, नोट करके लिख दिया हमने, विशेषताएं समझ लीजिए या इंपॉर्टेंट नोट समझ लीजिए। क्रिया प्रतिक्रिया किसी भी बल को माना जा सकता है, कोई भी ले सकता है क्रिया प्रतिक्रिया, किसी बल को भी मान सकता हूं मैं क्रिया प्रतिक्रिया। और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अब बेटा इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, तृतीय नियम के कुछ उदाहरण समझते हैं। तृतीय नियम के कुछ उदाहरण, तृतीय नियम के कुछ उदाहरण। ठीक है, पहला, अब बेटा जो हम लोग चलते हैं, ठीक है, हमारा चलना भी तृतीय नियम के ऊपर ही आधारित है। हम जो वॉक करते हैं, चलते हैं, हम कैसे चल पा रहे हैं उसको समझते हैं, कैसे तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे मैं जब भी हम चलेंगे ना, जैसे मान लो ये बंदा यहां पर चलता है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये, ठीक है, ये हाथ ये ऐसे करके चल रहा है, ये पैर इसने यहां पर ये लगाया। ठीक है, अब ये धरातल पे या जमीन पर ये, अब जब ये चलेगा, अब ये चलेगा अपने पिछले पैर से जमीन को नीचे की तरफ दबाएगा, यहां बेटा क्रिया अप्लाई करेगा, यहां क्रिया लगाएगा। ये मान लो इस व्यक्ति ने चलने के लिए, हम यही तो स्टार्ट करते हैं, जब चलेंगे तो अपना एक पैर पीछे से स्टार्टअप करते हैं, पीछे से हम बल लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने इसको ये पृथ्वी को नीचे की तरफ दबाया, क्रिया लगाई, मान लो ये बल लगा F, तो बेटा यहां पे पृथ्वी के ऊपर क्रिया बल एक F बल कार्य करता है, तो पृथ्वी भी इतना ही बल, ठीक है, हमारे पैर पर इसके विपरीत दिशा में आरोपित करेगी, यानी ये R हो गया, ये इसका रिएक्शन क्या हो गया, प्रतिक्रिया क्या हो गई, R के बराबर हो गई। F बल लगाया इस पैर में हमने, अपने पैर से जमीन को धकेला पीछे की ओर,
F बल लगाकर, तो जमीन भी बेटा F बल के विपरीत दिशा में R ऊपर की तरफ लगाएगी। अब मैंने क्या किया, ये कोण थीटा मान लिया, इस कोण को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब मैं बेटा यहां पर जैसे ए पॉइंट पर हमने पृथ्वी को धकेला था, तो अब ए पॉइंट को मैं यहां बना रहा हूं भाई, ए पॉइंट ये रहा। अब इस पर ये बल कार्य कर रहा है, ये क्या है, प्रतिक्रिया। आर क्या है बेटा, प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया है। ये एंगल कितना बन रहा है धरातल से, ये एंगल बना थीटा, ठीक है। अब बेटा किसी मैं हर बार बताता हूं कि भाई कोई भी वेक्टर जो है, ए वेक्टर थीटा की दिशा में इसका वियोजित भाग होगा, वियोजित भाग का मान होगा ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत मान होगा ए साइन थीटा। अब ये मैं मान की जरूरत है इसलिए मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, ये मान लिख रहा हूं, ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इनके मान लिख रहा हूं, यानी परिमाण लिख दिया, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बेटा आर को वियोजित किया मैंने, तो आर का एक वियोजित भाग थीटा की दिशा में हो गया आर कॉस थीटा, और इसके लंबवत हो गया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो एक आर साइन थीटा आ गया और एक क्या आ गया, आर कॉस थीटा आ गया। अब बेटा यहां पे आर कॉस थीटा हमें चलने में मदद करता है, हमारे इस पिछले पैर को जो पीछे की तरफ पृथ्वी को धकेल रहा है, आर कॉस थीटा उसको आगे ले जाता है। हमारा पैर जो हमने पीछे ले जाके पृथ्वी को धकेला, वो अब आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जो हमारा पैर आगे था वो पीछे रह जाता है, पीछे फिर से हम क्रिया लगाएंगे, ठीक है, और फिर से हम प्रतिक्रिया हासिल करेंगे, जिसके कारण अब मेरा ये वाला पैर भी आगे बढ़ जाए। ऐसे करके बारी बारी से हमारे पैर आगे बढ़ते हैं, हम वॉकिंग कर पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। तो बेटा अब यहां से आर कॉस थीटा क्या कर रहा है, ये हमें क्षैतिज गति दे रहा है, क्षैतिज गति, ये क्षैतिज गति दे रहा है। अब आर साइन थीटा क्या कर रहा है, आर साइन थीटा बेटा जो हमारा वेट है, भार है, उसको संतुलित करता है। आर साइन थीटा किसको संतुलित करेगा, आर साइन थीटा हमारे भार को संतुलित करेगा। तो आर साइन थीटा किसको बैलेंस करता है, भार को संतुलित करता है। भाई भार को संतुलित कर रहा है आर साइन थीटा, भाई जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको भी तो बैलेंस करना जरूरी है, वरना उसकी वजह से तो हम बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, एकदम जमीन से लग जाएंगे, ठीक है। वो तो तभी बैलेंस होगा जब आर साइन थीटा उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो ऐसे बच्चों हम चल पाते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करता है हमारे चलने में, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल यहां पे रखते हैं। अब जैसे घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा मैं और उसको मैथमेटिकल गणितीय रूप में और उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लगा सके उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मान लो ये धरातल हो गया, ठीक है। अब एक कार्ट जो है, एक गाड़ी जो है, अब मैं इधर घोड़ा इधर ले जाऊंगा, ये गाड़ी है, ये क्या है बच्चों, गाड़ी, इसका द्रव्यमान m मान लिया, इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, बड़ा M लिख दिया, ठीक है। इसे एक बेटा रस्सी से बांधकर, ये रस्सी से बांध दिया गया, और यहां पर एक घोड़ा, ये मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, एक बिंदु बना रहा हूं, यहां ऐसे घोड़ा खींच रहा है, घोड़ा ऐसे इधर की तरफ खींच रहा है। तो बेटा घोड़े का भी जो गति होगी वो इसी तरीके से होगी, घोड़ा भी, ठीक है, अपने एक पैर से पीछे करके जमीन को पीछे की तरफ धकेलेगा, नीचे F बल लगाएगा इसकी तरह, ठीक है, R प्रतिक्रिया मिलेगी, तो R cos थीटा घोड़े को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो बेटा मैं यहां पे ऐसे इंडिकेट कर देता हूं कि भाई नीचे बल F लग रहा है, प्रतिक्रिया कहां लग रही है, इसकी प्रतिक्रिया R ये लगी। ये एक तरीके से ए बिंदु क्या हो गया, घोड़ा हो गया, ये ए बिंदु यहां किसको बता रहा है, घोड़ा बता रहा है, घोड़ा। अब ये मत सोचना कि भाई एक तो बिंदु सा चिपका दिया सबने, घोड़ा बता दिया इसको, है ना। मान लीजिए बेटा ये घोड़ा है, ठीक है, पूरा नहीं बना रहे उसको। अब बेटा यहां से बल तो नीचे लगाया, मैं इस बल को भी नहीं बना रहा हूं, बल नीचे लगाया गया इसकी तरह बिल्कुल,
ठीक है, तो प्रतिक्रिया क्या मिली, आर प्रतिक्रिया मिली। बेटा अब यहां पे थीटा एंगल बना लिया, इसको वियोजित कर दिया, एक वियोजित भाग आर कॉस थीटा और एक वियोजित भाग आर साइन थीटा। अब घोड़े का द्रव्यमान, घोड़े का जो द्रव्यमान है इसे m मान लेते हैं, घोड़े का द्रव्यमान, घोड़े का द्रव्यमान ये है, और m क्या है यहां पर, गाड़ी का द्रव्यमान, गाड़ी का द्रव्यमान। बेटा गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, और स्मॉल m घोड़े का द्रव्यमान है। ठीक है, अब बेटा यहां पे देखो, जैसे यहां आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, किसको संतुलित कर रहा था, भार को, गुरुत्वाकर्षण बल को। तो अब यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो ये, यानी mg होगा। द्रव्यमान घोड़े का क्या है, स्मॉल m, तो mg, तो आर साइन थीटा mg को बैलेंस कर लेगा। अब आर कॉस थीटा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तो इससे रस्सी में खिंचाव आएगा। ठीक है, रस्सी ये, अब इसकी क्रिया प्रतिक्रिया ये लगेगी, या क्रिया लगी जैसे ही आगे बढ़ा घोड़ा। ठीक है, ऐसे मैं इसको देखो ऐसे बता सकता हूं कि आर कॉस थीटा इधर की तरफ चला, इस तरफ रस्सी पर इस तरफ लगा। ठीक है, तो उसकी प्रतिक्रिया टी ये वाली हो गई। अब इसको भूल जाओ, अब टी ये लग रहा है तो क्रिया हो गई, इसने प्रतिक्रिया पैदा करी तो टी ये लग गया। एक रस्सी एक टेंशन, ये हमेशा नियम याद रखो, वन रो वन स्ट्रिंग वन टेंशन। एक ही रस्सी है, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में क्या किया गया कि भी घोड़े को रस्सी से, तांगा वगैरह होता है ना, ठीक है, तो यहां से एक रस्सी से बांधा गया है इस गाड़ी से। अब घोड़े चलने पर गाड़ी चलेगी, घोड़ा चल रहा है इस हिसाब से आर कॉस थीटा से चल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि भाई जब ये दोनों एक साथ मिलकर चलेंगे तो इनका त्वरण जो होगा, सामान्य त्वरण ए त्वरण से गाड़ी सीधे हाथ की तरफ और घोड़ा भी ए त्वरण से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं पूरी इक्वेशन तैयार कर सकता हूं। अगर मैं खाली घोड़े की बात करूं, बेटा घोड़े में कोई वर्टिकल ऊर्ध्वाधर गति तो है नहीं, आर साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है mg को, तो नेट फोर्स ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं कि भाई यहां पर घोड़ा, इस पर क्षैतिज बल ये कार्य कर रहा है आर कॉस थीटा, और इसकी प्रतिक्रिया कहां लग रही है, टी ये लग रही है, और घोड़े का मूवमेंट जिसका द्रव्यमान m है कहां पर है, सीधे हाथ की तरफ ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो बेटा पहले मैं आर कॉस थीटा और टी दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो इनका नेट बल निकाल लेता हूं आर कॉस थीटा माइनस टी। भाई आर कॉस थीटा बड़ा होगा क्योंकि सीधे हाथ की तरफ एक्सेलरेशन है, गाड़ी सीधे हाथ की तरफ चल रही है, तो आर कॉस थीटा माइनस टी। ये नेट बल हो गया घोड़े पर, ये क्या है, घोड़े पर नेट बल, घोड़े पर नेट बल आ गया आर कॉस थीटा माइनस टी। अब त्वरण के टर्म में नेट बल लिख दे, त्वरण के टर्म में क्या लिखेंगे कि आर कॉस थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये आ गया। तो ये घोड़े के लिए, खाली घोड़े के लिए ये समीकरण तैयार हो गई। ठीक है, ऐसे ही बेटा देखो यहां पे गाड़ी का मूवमेंट तो आप बता सकते हो कि भाई घोड़ा चल रहा है, आर कॉस थीटा से ले जा रहा है, आर कॉस थीटा की प्रतिक्रिया टी हो गई, यानी एक सिरे पर रस्सी के सीधे हाथ की तरफ टी क्रिया हो गई, और ये इसकी प्रतिक्रिया टी हो गई, ये इसको चला देगी गाड़ी को, इतनी बात खत्म हो। लेकिन मैं मैथमेटिकली करके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इससे टैकल कर सकता हूं, इससे हल कर सकते हैं ऐसे बना के हम। अब हम गाड़ी के ऊपर आ जाएं, गाड़ी का द्रव्यमान क्या है भाई, m। अब देखो जब गाड़ी इधर चलेगी तो इस पर एक घर्षण बल कार्य करेगा, घर्षण बल गति के विपरीत होगा, F क्या हो गया, गाड़ी पर घर्षण बल, ये घर्षण बल जो यानी सापेक्षिक गति को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बेटा खाली गाड़ी की बात कर ले, जैसे गाड़ी ये लगी, ये मैंने गाड़ी बना ली, यहां क्या बल लग रहा है, कौन सा बल इसको खींच रहा है, टी, और कौन सा बल विरोध कर रहा है, एफ यहां बना लिया। ठीक है, द्रव्यमान कितना इसका, कैपिटल एम, और ये किस त्वरण से चल रही है, सीधे हाथ की ओर ए त्वरण से। इसका मतलब अभी भी टी घर्षण बल से ज्यादा होगा, अगर घर्षण बल ज्यादा होता तो ये खिसकती भी नहीं। तो अब मैं बेटा इसकी इक्वेशन बनाता हूं, टी माइनस एफ बराबर भाई जो नेट बल हो गया टी माइनस एफ,
और नेट बल को द्रव्यमान और त्वरण के टर्म में लिख दिया ma। ठीक है, तो बेटा मेरे पास दो समीकरण हो गए। पहला मैं इसको मान सकता हूं, दूसरा इसको मान सकता हूं। पहला दूसरा इसको मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ दूं, पहला और दूसरा जोड़ दूं, पहला समीकरण लिखूं r cos थीटा, यहां लिख दे रहे हैं r cos थीटा माइनस t ma। ठीक है, अब ये दूसरा लिख रहा हूं मैं t माइनस f ma। जोड़ रहा हूं मैं इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो t से t ये चला गया, तो r cos थीटा माइनस f। बेटा अब यहां से m प्लस स्मॉल m इंटू a। अगर त्वरण निकालना है मुझे किस त्वरण से ये चल रहे हैं, तो a त्वरण बराबर क्या हो गया, r cos थीटा माइनस f बटा m प्लस स्मॉल m। तो ये त्वरण हो गया। तो ऐसे बेटा यहां पे हम बता सकते हैं न्यूटन का तृतीय नियम लगाकर, ऐसे ये यहां पे इसकी गति को बता सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं। अब जैसे कुएं से ना बाल्टी से पानी खींच रहे हैं। ठीक है, अब कुएं से बाल्टी से पानी भी खींच रहे हैं, तो अब देखो बाल्टी को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, अपनी तरफ बल लगा रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण बल बाल्टी पर कहां लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, तो ये नीचे की ओर, और जो मैं अपना बल लगा रहा हूं, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, मैं उसे लगातार खींच रहा हूं। अब मान लो कि रस्सी टूट गई, जैसे ही रस्सी टूट जाती है तो हम कहां जाएंगे, मैं कुएं से ऐसे करके खींच रहा हूं, रस्सी को बाल्टी बाहर निकाल रहा हूं, अपना बल पीछे की तरफ बार बार लगा रहा हूं। ठीक है, और एक बल आगे की तरफ कार्य कर रहा है। अब रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट जाएगी तो हम कहां जाएंगे, कुएं में चले जाएंगे, क्या ऊपर उड़ जाएंगे, हम बेटा पीछे की तरफ आ जाएंगे, हम पीछे एकदम गिर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे पीछे जाके। क्यों, हमारा बल हम अपने बल से खींच रहे हैं। ठीक है, क्रिया मान लो या प्रतिक्रिया मान लो, वहां एकदम रस्सी टूटी तो गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट तो खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास अपना बल रह गया, हम इसलिए पीछे चले जाते हैं। ठीक है, यानी कुएं की रस्सी। तीसरा एग्जाम्पल लिख लो इसको बेटा, यदि पानी की बाल्टी कुएं से खींचते हुए रस्सी टूट जाती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बेटा। और अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छे एग्जाम्पल है, खूब डेली लाइफ में खूब यूज होते हैं। जैसे बेटा अभी दिवाली वगैरह पर या किसी त्योहार वगैरह, शादियों में खूब पटाखे चलते हैं, फिरकी चलती है। ठीक है, आग लगा दी, फिरकी सी होती है और बहुत तेजी से घूमती है। क्यों घूम रही है वो, जैसे फिरकी में बनाता हूं ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये यहां पर इसको आग लगानी होती है, ऐसे यहां आग लगा देंगे यहां पर। ठीक है, अब जो उसके अंदर विस्फोटक सामग्री होगी, ऐसे नहीं कि बहुत दूध नौटाका हो गया, बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, इसको यहां जला दिया तो एकदम ये जल के इसकी गैसेस कहां से निकल रही है, ये बाहर निकलेंगी, एकदम तेजी से निकलेंगी। प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया इस पर विपरीत दिशा में ये होगी। बस अब ये इस प्रतिक्रिया से ये घूमना चालू कर देगा, चलना चालू कर देगा। बस अब यहां पे ये चलेगा, अब ये जल्दी जल्दी जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा, क्योंकि ये सर्किल के अंदर बनाई गई है। पूरी लड़ी जो है सर्किल के अंदर बनाई गई है, इसलिए यहां पर एक कैसा गति हो जाएगी, वृत्ताकार गति हो जाएगी। तो ये आगे क्रिया स्वरूप आगे गैस से निकलेंगी, जलती गैस बाहर निकल रही है, ये क्रिया हो गई। ये क्या हो गई, क्रिया, और इसकी प्रतिक्रिया आर क्या हो गई, प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से बेटा यहां पर ये लगातार घूमती है। ऐसे ही मैं और बात कर सकता हूं, जैसे रॉकेट की गति, रॉकेट की गति, रॉकेट की गति। अब देखो जैसे ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, अब इसके अंदर ये इसका ईंधन है।
अब ये ईंधन जलाया जाएगा, ईंधन जलाया जाता है बेटा यहाँ पे, तो गैसेस बहुत सारी पैदा होती है और बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा गैस पैदा हो जाती है कि प्रेशर आप एकदम आसमान को छू जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ नोजल होते हैं, यहाँ से गैस एकदम तेजी से बाहर निकलती है। जब गैस एकदम तेजी से नीचे की तरफ बाहर निकलेगी क्रिया, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट जो है ऊपर भागेगा। तो इसको मैं दो तरीके से बच्चों इंडिकेट कर सकता हूं, दो तरीके से बता सकता हूं रॉकेट के मूवमेंट को। पहला ये कि भाई रॉकेट से जब गैसें बाहर निकल रही हैं, ठीक है, तो गैसेस पर कितना बल लगा, प्रतिक्रिया लगी। गैसों पर, इस गैस पर क्या लगी, क्रिया लगी, क्रिया लगती है, गैस पर क्रिया लगी। तो अब गैस भी चुपचाप से थोड़ी बैठेगी, गैस पर इतना बड़ा फोर्स लगा दिया, गैस बेचारी निकल के भाग रही है, तो इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट की बॉडी पर लगेगी। प्रतिक्रिया कहां लगेगी, प्रतिक्रिया रॉकेट की बॉडी पर लगेगी और रॉकेट मूव कर जाएगा। अब ऐसे ही मैं इसको ये भी बता सकता हूं, ये तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई जब हम यहां पर रॉकेट से गैसेस बाहर निकलती हैं, तो बाहर की जो एयर होती है उसको, उसके ऊपर क्रिया करती है। जब एटमॉस्फेयर पर, वातावरण जो वायुमंडल है उसकी गैस पर ये निकलने वाली गैस अपनी क्रिया लगा रही है, ठीक है, वो गैस भी रॉकेट की बॉडी पर प्रतिक्रिया आरोपित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन जनरल हम बता सकते हैं कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया किस कैसे नियम यहाँ रॉकेट की गति में कार्य कर रहा है कि भाई गैसेस जब निकलती है तो उसके ऊपर क्रिया होती है और गैस निकलते वक्त अपनी उसका जवाब देती है रॉकेट की बॉडी को, तो प्रतिक्रिया लगा देती है, रॉकेट मूव कर जाता है। ऐसे ही बच्चों आगे हम और जिक्र कर सकते हैं, जैसे एक नदी के किनारे है ये नाव, अब ये पानी हो गया, अब किनारे पे आ गए, यहां पे एक किनारा है। अब जैसे यहां से हम उतरते हैं, जैसे ही यहां पर उतरेंगे तो आपकी बोट जो है वो पीछे की तरफ खिसक जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे आ गए, बोट पीछे चली गई। भाई आप कहां पर क्रिया यहां लगाएंगे, क्रिया यहां लगाएंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया आपको मिलेगी, आपका पैर आगे बढ़ जाएगा और क्रिया के कारण ये बोट पीछे चली जाएगी, ये नाव पीछे चली जाएगी। तो नाव पर क्या काम करेगा, क्रिया कार्य करेगी, नाव पर क्रिया लगेगी, उसकी प्रतिक्रिया हमारे ऊपर लगेगी, तो प्रतिक्रिया यहां लगी, प्रतिक्रिया ये कार्य करेगी। यानी हम क्रिया लगाएंगे नाव के ऊपर, नाव पीछे चली गई, तो उसका जवाब मिलेगा, हमारे पैरों को जवाब मिलेगा प्रतिक्रिया के रूप में और हमारे पैर आगे बढ़ जाएंगे, हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बेटा तमाम एग्जाम्पल है। एक लास्ट अंतिम और ले लो कि भाई जैसे आप ये गन लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, अब यहां पे आपने ट्रिगर दबा दिया, बुलेट एकदम बाहर निकली, तो गन जो है वो पीछे की तरफ झटका देगी। ठीक है, जब गन चलाते हैं, जैसे गन चलाएंगे बुलेट एकदम निकलेगी और वो पीछे की तरफ झटका देती है। तो इसलिए गन हमेशा जो इसका ये बट होता है वो कंधे पे यहां पे रख के चलाना चाहिए। ठीक है, अगर जरा भी भूल चूक करेंगे, आपने सोचा कि भाई आप सामने रख के ऐसे चला दो, एकदम नाक पे पड़ हो जाएगा इसके अंदर, तो हमें अब कहाँ रखना है, शोल्डर पे रखना है इसको। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ट्रिगर दबाता हूं, अब यहाँ से एक पिन जो है बुलेट से टकराएगी, चिंगारी पैदा करेगी और जो विस्फोटक सामग्री है बुलेट में वो जलेगी, गैसेस पैदा होंगी एकदम, ये बहुत तेजी से बाहर निकलेगी। अब ये क्रिया लगी इस पर, जब ये क्रिया लगेगी तो जब निकल कर जाएगी बेटा, तो ये हमारी गन के ऊपर प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में लगा देगी, प्रतिक्रिया ये कार्य करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो गति का तृतीय नियम होता है डेली लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मैं वीडियो चेक कर लूं एक बार। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगला जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लिफ्ट की गति जो है, कोई वस्तु लिफ्ट के अंदर रख देंगे या ट्रॉली ले लेंगे, ट्रॉली में रख देंगे, ठीक है, तो उसकी गति का अध्ययन करेंगे कि भाई उसका आभासी भार क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया क्या होगी जो हमें एक आभास देगा भार का। ठीक है, तो बेटा ये अगले लेक्चर में देखते हैं।